हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। और जीत सीरीज बहुत धमाके के साथ कल शुरू हुई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। हालांकि चीजें बहुत स्मूथ तरीके से चले और बहुत प्रॉफिटेबल हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्यों? कोई भी सीरीज जब शुरू की जाती है तो बहुत एनर्जी होती है बच्चों में, बहुत डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ बच्चा जुड़ता है कि भाई इस बार तो ये सीरीज पूरी करनी है, दो दो बार, तीन तीन बार रिवीजन करूंगा और पीछे जो गलती की वो नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो उसकी जो एनर्जी है, उसका जो कस्मे वादे हैं ना, वो थोड़े से धुंधले होने लगते हैं। और कंप्लीट वही बच्चा कर पाता है जो ये ठान लेता है कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में, अगर है तो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मुझे यकीन है कि आप सब उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें इस बार हर हालत में 100% सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है इस बार। उसके लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए बच्चे। एग्जाम छोटा हो, एग्जाम बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता। एग्जाम की तैयारी मैटर करती है। और इतना ज्यादा समय, ये अब क्रूशियल टाइम चल रहा है। ये 2-3 महीने जो हैं आपके, 2-3 महीने कहाँ कहूँ मैं, 2 ही महीने कहूंगा। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें आप जितना टाइम स्टडी को दोगे, जितना टाइम पढ़ाई को दोगे बच्चे, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके एग्जाम में और वो डिसाइड करेगा आपकी एक सीट, आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये कल का HW क्वेश्चन था जो मैंने दिया था लास्ट में। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है पर प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या वो होती है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं। कहां से? जीरो, सॉरी, वन से। जीरो से नहीं, वन से। तो यहां पर ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक। और जीरो प्राकृतिक नहीं है। जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। ओके, तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कॉपी पेन लेकर तैयार बैठ जाओ। और आज के 20 क्वेश्चन अगेन आपको चैलेंज करके मैं दे रहा हूं। देखता हूं कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हो। लेवल की टेंशन मत लीजिए, लेवल सबके निकलेंगे। यानी कि लेवल, हर लेवल का ये 40 प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा। और इन 40 प्रैक्टिस सेट में बच्चे आसान से आसान क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, और जो आपके एग्जाम में लेवल आज तक हाईएस्ट बना है उस लेवल से भी एक लेवल ऊपर तक आपको मैं तैयार कर दूंगा। और तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन की पकड़ और उन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने का जिम्मा भी मेरा है। वैसा आपको बैठ के जो मैं डेली 20 क्वेश्चन आपको दूं, उन्हें करते रहना है बस। ये 800-900 क्वेश्चन जो हम करेंगे 40 क्लास में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और हर लेवल उसमें कवर अप होगा। कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 5040 है। यदि उनका एलसीएम 420, उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो उसने पूछा है। बताओ भाई क्या होगा? भाई सबसे पहले आपने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ा आपने? ए गुणा बी। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, यानी कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। और उसने गुणनफल दे दिया हमें 5040। क्या दिया हुआ है उसने? एलसीएम दिया हुआ है 420। तो क्या मैं एचसीएफ निकाल सकता हूं यहां से? यस। 42 एकम 42, 42 दूनी 84। एचसीएफ आ गया 12। आपसे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, एलसीएम कितना है? 420। एचसीएफ कितना आ गया? 12। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 पंजू 60। क्या रेशियो आ गया? 35:1 का। दैट इज ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट। कोई दुकानदार 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 प्रति दर्जन के
मूल्य पर बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों भैया? हाँ जी, आपसे ही कह रहा हूँ भैया, येलो टी शर्ट, आपसे कह रहा हूँ। आसान लग रहा है सवाल? आसान तो तब लगेगा जब सीधे होके बैठोगे, ऐसे फैल के बैठे हो तो कैसे आसान लगेगा? भाई 15 दर्जन पेन खरीदा उसने 1350 में, और 5 दर्जन पेन बेच दिया 495 में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब वो खरीदने गया तो उसने 15 दर्जन पेन खरीदे कितने, 1350 में? तो 1 दर्जन पेन कितने में खरीदे होंगे? 90 रुपए में। 1 दर्जन, 1 दर्जन 90 रुपए में, 15 निम्मा 135 होता है। और जब वो बेचने गया तो उसने 5 दर्जन पेन बेचे हैं 495 में। तो 1 दर्जन कितने में बेचे होंगे? 1 दर्जन बेचे होंगे 5 नाम 45, 5 नाम 45, 99 रुपए में। मैंने क्या किया, मैंने वस्तु की संख्या बराबर कर ली, और यहां पर जैसे ही वस्तु की संख्या बराबर हुई, वस्तु की संख्या मतलब 1 दर्जन के खरीदने का मूल्य 90 रुपए और 1 दर्जन के बेचने का मूल्य 99, यानी कि आपने खरीदने वाली और बेचने वाली वस्तु बराबर कर ली। जैसे ही आपने वस्तु बराबर करी, आप तुरंत कहोगे कि जो चीज 90 रुपए में खरीदी उसे 99 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर हमें परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 9 से 9 गया, आप कहेंगे सर 10% का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चा? 10% का सीधा सीधा प्रॉफिट हमें दिख रहा है। आगे बढ़ू। कल से ज्यादा बेहतर स्कोर करने की कोशिश कीजिए रोज। ठीक है भाई, ये मत टेंशन लीजिए कि लेवल अप है डाउन है, क्यों कैसे, इतने आसान वहां तो नहीं आते यहां आते। हर चीज मैं करा दूंगा, मैं भरोसे के साथ जुड़े रहिए आप। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 लेना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। शंकु के सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूं आप अगर कहो तो? ये होता है कोण, ये होती है इसकी हाइट ऊंचाई, ये होती है त्रिज्या, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई, और ये 90 डिग्री का कोण होता है। एल बोले तो तिर्यक ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। अगर मैं इसका वॉल्यूम आयतन की बात करता हूं तो 1/3 पाई r² होता है। अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वो होता है πr/l। एल बोले तो स्लैंट हाइट। अगर मैं कहूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा? ये हो जाएगा πr और ब्रैकेट में l+r। और एक चीज और होती है इसमें, जो यहां पर ये केस होता है ना, ये l, ये h और ये r, ये बच्चा ये हमारा पाइथागोरस को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहां पर आप तिर्यक ट्रिपलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं शंकु के, सारे लिखवा दिए मैंने। अब इस क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया हुआ है 10 और हमें स्लैंट हाइट दी हुई है 11, और हमसे पूछ लिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये फॉर्मूला लगा दो। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर कितना है 10, और l+r दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 21। भाई 11 और 10 21, 7×3 = 21, 22×3 = 66 660। क्या जवाब होगा आपका? 660, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूलेज लिखकर, हम थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा 1 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके याद रहेंगे। ये याद रहेंगे इन द सेंस के रिवीजन में रहेंगे। चलो
कह रहा भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक को नियुक्त किया। यदि 150 दिन में केवल एक चौथाई काम ही पूरा हुआ तो पूरे काम को समय पर करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताओ। एक्स्ट्रा लेबर जो हमें चाहिए उनकी वैल्यू क्या होगी? यूपीएसआई वाले क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर रहा हूं रोज, 3-3, 4-4 सवाल जो अभी पेपर हुए हैं ना, उनके 3-3, 4-4 क्वेश्चन रोज मैं ऐड कर रहा हूं भाई। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, वही लगेगा यहां पर। तो आप मुझे बताइए, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने 150 दिन का ठेका दिया है कि भैया कुछ भी हो 150 दिन में काम कंप्लीट चाहिए तो चाहिए, एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए, 150 दिन में मुझे काम चाहिए, भारतीय रेलवे ने ऐसा बोला। और उसके लिए 200 श्रमिक लगे। कितने लगे? 200 श्रमिक लगे। अब कह रहा है 50 दिन में केवल एक चौथाई काम पूरा हुआ। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार था, वो डर गया कि भाई 50 दिन हो गए हैं और केवल एक चौथाई काम पूरा हुआ है, ऐसे ही चलता रहा तो काम तो समय पे पूरा होगा ही नहीं और मेरी पेमेंट रुक जाएगी। क्योंकि भाई उसे पहले बोल दिया कि अगर 150 दिन में काम नहीं हुआ ना तो पेमेंट नहीं मिलेगी। उसने क्या किया? उसने कहा है और लोगों को लगाऊं, अपनी तरफ से उसने बाहर से लोगों को लगा दिया और काम समय पर पूरा हो गया। तो यही पूछा गया है कि कितने एक्स्ट्रा लोगों को लगाया है। तो M1 का मतलब है कि शुरू में कितने लोग काम पर लगे थे, वो है M1। M1D1H1 की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। H1 यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन, कितने घंटे प्रतिदिन की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, यही फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। तो M1 कितना है? जितने लोगों ने काम शुरू किया। कितने लोगों ने बच्चे? 200 लोगों ने। और D1 क्या होगा? इन 200 लोगों ने कितने दिन काम किया, इन 200 लोगों ने कितने दिन। देखो 150 दिन का तो ठेका था, लेकिन 200 लोगों ने 50 दिन तक काम किया। 50 दिन तक, 50 दिन के बाद संख्या बढ़ गई तो केवल 200 लोगों ने कितने दिन काम किया? 50 दिन। तो D1 कितना हो जाएगा? 50। और W1 क्या है? कितना काम हुआ? भैया काम हुआ है एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब है 1/4 बराबर M2। आपसे कह रहा है कितने एक्स्ट्रा लोग। एक्स्ट्रा लोग यानी कि 200 तो है ही है, और कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए? तो मैंने कहा M। भाई M2 पता है क्या होगा? M2 होगा लोगों की नई संख्या। तो पुरानी संख्या 200 तो लोग है ही है, एक्स्ट्रा लोग कितने आ गए? तो टोटल हो गए 200 प्लस M। और कह रहा है D2। D2 यानी कि अगर हमें काम को समय पर पूरा करना है तो 150 दिन का काम है, और जिसमें से 50 दिन काम हो चुका है, तो कितने दिन और काम करना है? 100 दिन। यानी कि अगले 100 दिन में काम होना चाहिए। तो D2 हो जाएगा 100, क्योंकि 50 दिन पहले हो चुका है काम। और W2 हो जाएगा कितना काम अभी बचा हुआ है। बच्चे अगर काम एक चौथाई हो गया, 4 में से एक हिस्सा काम हो गया, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है? 3। भाई 4 में से एक हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा बचा हुआ है, 3/4। यहां से M की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आपके सामने होगा। जल्दी से बताइए। देखो 4 से 4 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 50 की 2 में गुणा करेंगे 100, और फिर 3 में गुणा कर देंगे 300 बराबर 200 प्लस M। और यहां से M यानी कि वो एक्स्ट्रा लोग कितने आ जाएंगे? 200 घटेगा तो 100 बचेंगे। यानी कि हमें एक्स्ट्रा 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने एक्स्ट्रा लोग? 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है। चलिए, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 16 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? 16 दिन में ही। भाई एक बात याद रखना, दो लोग हैं, मान लो ये भी डी दिन में काम कर सकता है और ये भी डी दिन में काम कर सकता है।
किसी एक सिंगल काम को अगर ये भी डी दिन में कर सकता है और ये भी उतने ही दिन में, तो याद रखना दोनों अगर मिल जाएंगे ना तो काम पूरा होने में D/2 डेज लगेगा, D/2 डेज लगेंगे। अब कह रहा है ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 16 दिन में। तो ए अकेला कितने में? देखो, बी ने 16 दिन में किया और दोनों ने मिलके 16 का आधा 8 दिन में, दोनों ने मिलके। तो दूसरे वाले ने भी कितने दिन में किया होगा? जितने दिन में बी ने किया है, 16 दिन में। कोई बात नहीं, इतना दिमाग नहीं लगा सकते हो तो आप ये कह दो कि ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया? 8 दिन में। और बी अकेले ने कितने दिन में किया? 16 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 16। 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। एफिशिएंसी मिल गई, टोटल वर्क मिल गया। आप मुझे बताइए, अगर बी की क्षमता 1 है मेरे भाई और इन दोनों की कितनी है? 2, तो ए की कितनी बचेगी? 1। भाई दोनों की होनी चाहिए मिलाकर 2। अब सवाल ने बोला ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है? 16 और ए की क्षमता कितनी है? 1। आपका जवाब होगा 16। क्या जवाब होगा बच्चा? 16 डेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। वेरी गुड। फास्ट चलो। अच्छा, क्यों बेटा? फास्ट चलने लग गया ना, हाथ नहीं आऊंगा तुम्हारे, इतनी तेज दौड़ता हूं मैं। हम निकाल लेना कभी भी। फास्ट चलो, फास्ट चलो जो बोल रहे हैं ना, दौड़ के देख लो साथ में, बहम निकाल दूंगा। छोटी मोटी दौड़ नहीं जाता हूं मैं। कभी तुम सोच रहे हो 100 मीटर दौड़ूंगा मैं ना, 5 किलोमीटर कम से कम। सम्मान समारोह में आओ तो तब देख लेना, इस वहम को दूर कर लेना। अब मत बोलना फास्ट चलो। कह रहे अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में गोपी 96,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर रूप से बांटा गया तो बताइए गोपी इसमें कितने महीने बाद जुड़ा? ये सवाल थोड़ा सा आपको आसान लग सकता है लेकिन उतना ही कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। ये पता है कैसे? सबसे पहले दोनों की पूंजी का रेशियो बताइए। अजीत है और दूसरा कौन है? गोपी। अजीत ने कितने पैसे लगाए? 32,000। और गोपी ने कितने पैसे लगाए? 96,000। तो सबसे पहले उनकी पूंजी का अनुपात 32 एकम 32, 32 तिया 96। भैया ये तो कैपिटल का रेशियो हो गया। अब इनके समय का रेशियो बताओ, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें स्टेप वाइज चलना होता है। पहला स्टेप पूंजी का रेशियो, दूसरा स्टेप समय का रेशियो, और तीसरा स्टेप उनकी मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशियो। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया भी है। तो पूंजी का रेशियो आपने ले लिया। अब अजीत ने बिजनेस शुरू किया है, जब व्यापार शुरू हुआ गोपी उसके साथ नहीं था, गोपी तो बाद में आया है। और वर्ष के अंत की बात हो रही है, वर्ष के अंत की बात यानी कि बिजनेस पूरे 1 साल या फिर मैं कहूंगा 12 महीने चला है। बिजनेस जो चला है, जब भी वर्ष का अंत लिखा होगा पार्टनरशिप के क्वेश्चन में तो याद रखना बिजनेस का जो समय है वो 12 महीने है। तो अजीत ने अगर बिजनेस 32,000 के साथ शुरू किया और वर्ष के अंत तक वो जुड़ा रहा तो अजीत का समय कितना हो गया बिजनेस में? पूरे 12 महीने। गोपी कहीं बाद में आया तो गोपी का समय नहीं पता हमें, तो गोपी का समय मान लो कितना? टी। अब अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 12 एकम 12 और 3T, ये हो जाएगा इनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो। और सवाल कहता है कि भैया उनको जो लाभ मिला है ना वो बराबर मिला है, यानी कि जो प्रॉफिट है दोनों का बराबर है। तो इन दोनों को बराबर कर दो। 3T बराबर किसके हो जाएगा? 12 के। लाभ बराबर है ऐसा सवाल ने बोला, तो टी कितना आएगा? 3 चौको 12। अब टी बराबर 4। बहुत सारे लोग ढूंढेंगे यार 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे भैया ये 4 पता है क्या है? ये 4 महीने के लिए गोपी बिजनेस में रहा है, 4 महीने के लिए वो व्यापार में रहा। आपसे क्या पूछा? कितने महीने बाद जुड़ा? तो इसका जवाब अलग होगा। इसका जवाब होगा टोटल 12 महीने में से जितने महीने गोपी रहा वो माइनस कर दो, तो 8 महीने बाद गोपी जुड़ा है। कितने महीने बाद जुड़ा गोपी? 8 महीने के बाद जुड़ा है गोपी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए,
जल्दी से बच्चा इसका जवाब बताएंगे मुझे। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? देखते हैं कौन जवाब बताता है। इसका ट्रिक भी बता दूंगा आपको मैं। ये कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सोच समझ के जवाब बताना। सबसे छोटा पूछा उसने, ठीक है। आप लोग ऑप्शन बी कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। भाई वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है ना, ये 400, 300, 200, अरे ये 100, ये 99 सबसे छोटा यही होगा। ऐसा ही दिमाग लगाया ना बेटा। कानों को 180 डिग्री मोड़ के ना जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊपर खड़ा करना जानता हूं मैं, गणित का मास्टर हूं, और इतिहास गवाह है गणित के मास्टर की कुटाई हमेशा बच्चों को जीवन भर याद रहती है, ठीक है। और किसी की भूल जाए लेकिन गणित के मास्टर की कुटाई नहीं भूलता बच्चा। संख्या छोटी तो आंसर भी छोटा होगा। क्यों भाई, ऐसे क्यों? 401 में से 399 गए, डिफरेंस दो। इसमें से घटाओगे, डिफरेंस दो। 301 में से 299, डिफरेंस दो। 201 में से 199, डिफरेंस दो। सबका अंतर दो दो ही आ रहा है। फिर तुम्हारा ऐसा क्या स्पेशल प्यार है ऑप्शन बी से ही? भाई सबका अंतर दो दो आ रहा है, तुम्हारा स्पेशल प्यार बताओ मुझे बी से। बच्चे याद रखना एक बात, या फिर मैं आपको पहले बताऊं, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? चलो ये मैं आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल टेस्ट करता हूं। 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? बड़ा कौन सा है? 1/2 बड़ा है ना। भाई अगर बात ऊपर अगर सेम वैल्यू है, देखो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, सेम वैल्यू है अंश में, न्यूमरेटर में, तो फिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू छोटी होगी वो ओवरऑल वैल्यू बड़ी देगा। ओवरऑल वैल्यू बड़ी देगा वो। जैसे यहां सेम वैल्यू है तो ये 2 है, ये 3 है। डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू है तो वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 5/11 बड़ा है या 5/16 बड़ा है, आप मुझे बताइए 5/11 बड़ा है या 5/16 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर अंश में तो सेम वैल्यू है 5 और 5, तो फिर डिपेंड करेगी कहानी नीचे वाली वैल्यू पर। अंश में सेम वैल्यू है तो फिर डिपेंड करेगी कहानी नीचे वाली वैल्यू पर। तो ये वैल्यू नीचे छोटी है तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर में छोटी वैल्यू है तो पूरा फ्रैक्शन ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। ये बहुत बच्चों वाली चीजें हैं लेकिन इनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, फिर भी ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि √12 प्लस √13, √12 प्लस √13, या ऐसे सोचो √12 प्लस √10, या फिर √8, या फिर ऐसे बताओ, चलो मैं और थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। ये है 12 प्लस केवल 12 और ये है 11। कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है? आप कहेंगे 12 बड़ी है 11 छोटी है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? 12 बड़ी है 11 छोटी है। अगर मैं दोनों में रूट लगा दूं, अगर मैं दोनों में रूट लगा दूं तब भी √12 ही बड़ा होगा, तब भी √12 ही बड़ा होगा, क्योंकि ओरिजिनल 12 बड़ा था 11 से। रूट लगाओगे तो √12 की वैल्यू √11 से ज्यादा आएगी। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं √10 प्लस √8, ठीक है, और यहां पर √8 प्लस √6, कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है? कौन सी वाली? अगर प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में तो आप कहोगे कि सर अगर प्लस का साइन लगा हुआ है ना तो 10 प्लस 8 18, और ये है 8 प्लस 6 14। रूट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसका योग बन रहा है 14, इसका योग बन रहा है 18। सर ये 18 बड़ा है 14 से, और अगर इनमें रूट रूट भी लगा दोगे तब भी यही बड़ा रहेगा, तब भी यही बड़ा रहेगा। लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन होगा ना बच्चे, तब ये रूल फेल हो जाएगा, तब ये रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो यहां पर ये रूल इन दोनों के लिए ही सीमित है। बीच में प्लस प्लस के साइन हो तो तब आप कहोगे 10 8 18, 8 6 14, 18 14 से बड़ा है तो रूट वाली वैल्यू भी रूट वाली वैल्यू से बड़ी ही होंगी।
लेकिन अगर बीच में माइनस माइनस के साइन है तो यहां आपको थोड़ा सा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण क्या होता है? जस्ट अपोजिट साइन, जस्ट अपोजिट साइन का क्या कर दो, लगा के और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं। अगर रूट 401 माइनस रूट 399 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 401 प्लस रूट 399 बटे रूट 401 प्लस रूट 399। ठीक है, तो ऊपर बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 401 माइनस 399 क्या बनेगा? 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। और नीचे बनेगा रूट 401 प्लस रूट 399। मैं लास्ट में इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। सेकंड वाले में भी ऊपर बनेगा 101 माइनस 99 2 और नीचे प्लस का साइन रूट 101 प्लस रूट 99। तीसरे वाले में भी क्या बनेगा? 2 बटे, क्योंकि 301 में से 299 गया, रूट 301 प्लस रूट 299। और चौथे वाले में भी क्या बनेगा? 2 बटे रूट 201 प्लस रूट 199। ठीक है भैया। अब आप देखो न्यूमरेटर यानी कि अंश में तो सारी वैल्यूज बराबर है भाई, अंश में तो सारी वैल्यूज बराबर है, तो डिपेंड करेगा किस पर? डिनोमिनेटर पे। डिपेंड करेगा किस पर? हर पर। तो अब यहां पर ये वाला रूल आप लगा सकते हो कि भैया उसने बोला है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा का मतलब है जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू, बीच में प्लस प्लस के साइन है, तो इन्हें ऐसे ही जोड़ के देख लो सीधा बिना रूट के, क्योंकि जिनका योग बड़ा होगा उनका रूट वैल्यू भी बड़ी होगी। तो ये बन गया 400 और 400 लगभग 800 के आसपास, लगभग। ये बन गया 100 और 100 लगभग 200 के पास। ये बन गया 300 और 300 लगभग 600 के पास। और ये बन गया 200 और 200 लगभग 400 के पास। तो भैया डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये डिटेल डिस्कशन करना मुझे जरूरी लगा। मैं इसका जवाब आपको ट्रिक बता के भी निकल सकता था कि ये ट्रिक है, याद रखना, लेकिन चीजें अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ी जाए, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं, तो फिर वो आगे फायदा देती है कहीं ना कहीं। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है बच्चा, कि अगर इस तरह की वैल्यूज आपके पास आएंगी, क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना इनका डिफरेंस हमेशा आपको बराबर मिलेगा। चारों ऑप्शंस का डिफरेंस, अंतर आपको हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो याद रखना अगर बीच में माइनस का साइन है, क्या है? अगर बीच में माइनस का साइन है, बीच में क्या है? माइनस का साइन, तो जिनका योग बड़ा होगा, इन दोनों में जिनका सम बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो जिनका योग मैक्सिमम होगा, जिनका योग मैक्सिमम होगा वो फ्रैक्शन या फिर वो वैल्यू मिनिमम होगी। वो वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। अगर बीच में माइनस का साइन है तो योग मैक्सिमम इसका है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। वैसे आपको योग देखना है बीच में माइनस का साइन। अगर बीच में प्लस का साइन है फिर तो टेंशन ही नहीं लेनी। अगर बीच में प्लस का साइन है तो जिनका योग मैक्सिमम वो संख्या बड़ी। चले आगे, चलो। जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आता है 3। जब 7n को 13 से भाग दिया जाए तो भैया बताइए प्राप्त रिमाइंडर क्या होगा? इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 1 रॉन्ग है, ऐसे नहीं मानता मैं आपकी बात। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसे बार बार कॉपी पेस्ट अगर आप करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। आप उस पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1 रॉन्ग है, फिर ब्रैकेट में रीजन लिखो क्यों रॉन्ग है। अभी तो मैं मानू कि तुम सीरियस स्टूडेंट हो, ऐसे कॉपी पेस्ट करते रहोगे मैं मान लूंगा कि तुम तो फालतू के स्टूडेंट हो जिसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, बस बार बार कमेंट कॉपी पेस्ट करके टीचर का ध्यान खींचना चाह रहा है। ये पर्सपेक्टिव बनेगा। लिखो प्रॉपर रीजन लिखो कि इसलिए रॉन्ग है सर, तो तुम लिख नहीं पाओगे क्योंकि वो क्वेश्चन रॉन्ग है ही नहीं। एक धनात्मक संख्या n को 13 से भाग दिया गया तो रिमाइंडर 3 बचेगा।
7n को 13 से भाग दो। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है कि जो पहली स्थिति में रिमाइंडर बचेगा उसे ही संख्या मान लो। इस तरह के क्वेश्चन को मैं सबसे आसान मानता हूं, और इसमें ट्रिक भी ध्यान रखोगे तो चलेगा कि जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर बचे उससे ही संख्या मान लो। सवाल ने बोला n को 13 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 3, यानी कि आप मान लो कि संख्या 3 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा उससे ही संख्या मान लो, तो n की वैल्यू आपने 3 मान ली। अब कह रहा है 7n को 13 से भाग देना है, तो 7n का मतलब है 7 इंटू 3 यानी कि 21। तो 21 को बच्चे अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो 13 एकम 13, 7 और 1 8, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताइए जरा। कह रहा है 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेची गई। ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया, बिल्कुल मिक्स रहेगा पूरा प्रैक्टिस सेट। आप ये सोच के चलो कि जो यहाँ प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा इसमें आपको बहुत आसान सवाल भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा और अच्छा लेवल भी मिलेगा 2-3 क्वेश्चन का, और यही लेवल आपके एग्जाम में बनता भी है। अनफॉर्चुनेटली इस बार यूपीएसआई में बहुत आसान पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो एग्जाम आएगा उसमें कैसा भी लेवल आए, मैंने एक आइडियल लेवल बनाया है हर प्रैक्टिस सेट का। बहुत आसान, मॉडरेट और टफ, तीनों लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो 750 अंकित वाली पतलून 660 में बेची गई, डिस्काउंट कितना होगा? भाई अंकित मूल्य 750, 660 में बेची गई, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 750 में से 660 गया, 90 रुपए का डिस्काउंट हो गया सर। और डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 90 बटे, और अंकित मूल्य को नीचे रखना है 750 गुणा 100, तो 25 चौकू 100, 25 तिया 75, 30 आएगा, 30 तिया 90 और 4 तिया 12%। कितना आ गया बच्चा? 12% का डिस्काउंट है। आगे बढ़ो। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:6 है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कह रहा है क्षेत्रफल 6750 है, तो लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात कोई बता सकता है आप में से? धुरंधर कौन है आज का? जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बतलाइए भैया, क्या होगा? जवाब बताओ भैया। भाई साहब आपको देख रहा हूं मैं, ये ब्लैक टी शर्ट, हाँ आपसे जवाब चाहिए मुझे इस बार। सीधे होके बैठो और जल्दी से सॉल्व करो इसे। ये पेन को मुंह में देना बंद करो। पेन ऐसे मुंह में देने से आंसर नहीं आएगा, समझो आप मेरी बात को, दिख रहे हो मुझे। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकालो, उसके बाद फिर जिसका रेशियो उसने पूछा हम बड़े प्यार से निकाल देंगे। देखो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या दे रखा है हमें? अच्छा लंबाई छोटी कर दी, चौड़ाई बड़ी कर दी, उल्टा तो नहीं कर दिया इसने? 5:6 लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही मान लो इसको। तो मैं इसको 5R और इसको 6R मान लू, 5R और 6R। अब कह रहा है क्षेत्रफल 6750 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5×30 R स्क्वायर बराबर किसके है? 6750 के। जीरो से जीरो गया, 3 से जाएगा 225 बार, और यहां से R अगर मैं कहूं तो अंडर रूट ऑफ 225, जो कि हमें वैल्यू देता है कितनी? 15। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब अगर R की वैल्यू 15 है तो लंबाई कितनी है? 15 की 5 में गुणा करेंगे 75, और चौड़ाई कितनी है? 15 की 6 में गुणा करेंगे 90। चौड़ाई 90, लंबाई 75। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भैया उसकी लंबाई और क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। तो लंबाई कितनी है? 75, और क्षेत्रफल कितना है? सवाल में ही दिया हुआ है 6750। 25 से काटे क्या? 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, और 3 एकम 3, 3 नाम 27। क्या आंसर आएगा बच्चा? लंबाई और एरिया का रेशियो आ जाएगा आपका 1:90। कितना आ जाएगा? 1 और 90। नेक्स्ट
कह रहा है कि 7500 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए निवेश की जाती है। वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। देखो, ये सवाल की जो लैंग्वेज है ना, इसको पकड़ लो। लैंग्वेज को पकड़ने का मतलब है कि यहां से पढ़ो सवाल को और यहां पे एंड कर दो। आपने 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकालना जानते हैं आप, वो फॉर्मूला पता है आपको, जहां पर हम 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, यस आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, वो R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। डी बोले तो डिफरेंस और पी बोले तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 2 साल का ही केस है केवल, यहां पर वही लगेगा। जब भी ये लैंग्वेज लिखी होगी ना, वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो याद रखना यहां पर आपको वही रूल लगाना है 2 साल के अंतर वाला। लेकिन यहां पर जो रेट होगा वो रेट को अर्धवार्षिक रखना है। यहां पर तो 8% वार्षिक दिया हुआ है, आपको 2 से डिवाइड करके इसे अर्धवार्षिक हाफ ईयरली रेट HYR अर्धवार्षिक दर रखना है आपको, क्योंकि वो ब्याज को वार्षिक रखेगा तो 8% रहेगा ब्याज, और अगर वो अर्धवार्षिक रखेगा तो 4% का ब्याज 2 बार लगेगा। तो यहां वो डिफरेंस वाला फॉर्मूला बड़े प्यार से आप लगा सकते हो। तो आप कहेंगे कि सर R कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है। अंडर रूट में D वो तो हमें चाहिए, और मूलधन कितना है 7500। बच्चे 4 से काटेंगे 1 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 D/7500। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? 625 से इसे काटो, 625 एकम 625, और 625 आगे कितना मत काटो ना, 25 से हम 625, और 25 तिया 75, 300 बार। 25 से कटेगा 12 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी बराबर आ गया 12। डी कितना आ गया 12, यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा 12। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा जहां पर वो 1 साल की बात करेगा और ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों लगाएगा और डिफरेंस पूछेगा, तो याद रखना ये 2 साल के सीआई एसआई का अंतर वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन ब्याज को अर्धवार्षिक रखना है। ब्याज को कैसे रखना है? हाफ ईयरली रखना है। चलिए आगे, कह रहा है हरी एक काम को 25% 5 दिन में कर सकता है, तो 20 गुना कितने दिन में करेगा? फास्ट जवाब बताएंगे भाई साहब। ये ब्लू टी शर्ट आप, गमछे वाले भैया, हाँ गमछा गले में डाल के निरहुआ मत समझो अपने आप को, चुपचाप पढ़ाई कर लो और जवाब बताओ मुझे इसका क्या होगा। उसने बोला 25% हिस्सा 5 दिन में, तो 20 गुना। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो उसने 1/4 हिस्सा कितने दिन में किया है? 5 दिन में। तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा? 5 चौको 20 दिन में। एक हिस्सा कितने दिन में? 20 दिन में। आपसे कह रहा है 20 गुना। 20 गुने का मतलब है कि भैया 20 गुना, 1 गुना 20 दिन में, तो 20 गुना कितने दिन में? 20 गुना 20 400 दिन में। कितने दिन में भाई साहब? 400 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है? क्या है यदि उनकी आयु अभी 8 और 9 के रेशियो में है और अब से 4 साल बाद 9 और 10 के अनुपात में होगी? देखो, हो गया सवाल। उसने एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु पूछी है और वर्तमान आयु का रेशियो भी हमें दिया हुआ है 8-9। तो जो ऑप्शन 8-9 के अनुपात में नहीं है वो आपका जवाब नहीं होंगे। सिंपल सी बात है भैया, वर्तमान आयु पूछी है और वर्तमान आयु 8-9 के रेशियो में है, तो 8-9 के रेशियो में क्या 40 और 44 कभी 8-9 के रेशियो में होंगे ना? 32 और 36, 4 8 32 और 4 नाम 36।
हाँ जी सर, ये तो 8-9 के रेशियो में है, लेकिन हमें गलत ऑप्शन को काटना है, सही को नहीं ढूंढना, गलत को काटना है। 44 और 48 कभी 8-9 नहीं बनेंगे, 36 और 40 नहीं बनेंगे, तीन ऑप्शन गलत हो गए, चौथा अपने आप सही हो जाता है बिना एफर्ट लगाए। ओके, तो आप चाहो तो इसे क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। वर्तमान रेशियो 8-9, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 9-10। तो वर्तमान और 4 साल बाद अंतर कितना हुआ, 4 साल ही हुआ। भाई आज में और 4 साल बाद में कितने साल का अंतर है, 4 साल का ही है। तो 4 को दोनों तरफ लिख दो, इधर भी और इधर भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 81, डिफरेंस कितना हो गया 1। इधर करेंगे 9 चौक 36 और इधर करेंगे 10 चौक 40, डिफरेंस कितना हो गया 4 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो 4, बस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 8 यूनिट की वैल्यू 32 और 9 यूनिट की वैल्यू 36। हो गया सवाल, 32 और 36। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो आप हालांकि स्मार्ट वे में जाना चाहे तो जा सकते हैं कि 6% की दर है वार्षिक, 10 महीने का ब्याज। प्रतिशत ब्याज क्या होता है, प्रतिशत ब्याज होता है, मैंने आपको सिखाया, रेट परसेंट से टाइम को गुणा कर दो। तो रेट परसेंट कितना है 6 और टाइम 10 महीने है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। 2 पंजू 10, 2 छिक्कू 12, ये आ गया 5%। ये 5% क्या है, ब्याज। ब्याज है 5% 10 महीने का। अगर 6% वार्षिक दर है तो 10 महीने का ब्याज कितना बना, 10 महीने का ब्याज 5% बना। और सवाल ने हमें 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। हमें 100% निकालना है मूलधन। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितने से गुणा करूं, 20 से। 20 पंजे 100 होता है, तो इधर भी 20 से गुणा कर दो, 8000। 100% की वैल्यू 8000 हो गई। आप मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सर क्यों इतना दिमाग लगाना, कर सकते हो। मूलधन चाहिए, दर 6, समय 10 महीना, वर्ष में बदलोगे 12 से डिवाइड कर दो बटे 100, कर लो कैलकुलेट, यहां से मूलधन आ जाएगा। √15 अगर 3.87 है, √150 12.24 है, तो √15 प्लस √1500 प्लस √0.015। वाह क्या सवाल है, क्या सवाल पूछा है, वाह मजा आ गया। बताओ इसका जवाब, कौन बताएगा, अभी पूछूंगा। चलो सभी बताओ। देखो सवाल ने बोला है √15 इतना मान के चलो, √150 को इतना मान के चलो। अब थोड़े से जो √15 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं √15, थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा। आप थोड़ा सा मॉडिफाई। अब ये √1500 है, तो ये √1500 है, तो क्या मैं ये दो दो जीरो है, एक जीरो बाहर निकाल लूं, एक जीरो बाहर आ गया तो 10 बनेगा और √15। क्या बात सही है बच्चा। भाई √1500 है तो दो जीरो का एक जीरो बाहर आ जाएगा, अंदर 15 ही बचेगा। प्लस अब यहां थोड़ा सा खेला है भैया, अगर आप पॉइंट हटाते हो तो ये बनेगा 15 बटे, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो। अब थोड़ा सा खेला ये है कि कुछ बच्चे क्या सोच के चलेंगे, इसी रूट में 15 की वैल्यू 3.87 रखेंगे, 1000 से डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन इसमें एग्जामिनर कुछ और दिमाग लगवाना चाह रहा है आपका, पता है क्या। वो चाहता है कि आप नीचे ऐसी जीरो की संख्या बनाओ जो रूट से बाहर निकल के आ जाए। एग्जामिनर ऐसा चाहता है, तो आप क्या करो, एक जीरो नीचे लगा दो, एक ऊपर बना दो। ऊपर 150 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12.24, बन गई बात। अब यहां से मैं क्या √15 इन दोनों से कॉमन ले लूं, √15
√15 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 10 और 1 11 बचेगा, 1 + 10, और ये हो जाएगा √150, और नीचे 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगी। जल्दी से वैल्यू रख दो अब, 3.87 और 10 और 1 11 प्लस √150 कितना है 12.24 और बटे 100, 4 जीरो का आधा 100, तो ये जाएगा 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88 और 7 कितना होता है 95, 11 तिया 33, 33 और 9 42, सही किया मैंने। प्लस यहां से 2 जीरो से डिवाइड करोगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 0.1224 आएगा। आप जोड़ेंगे इसमें 42.57 में 0.1224 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 5 और 1 6, 42.69 आएगा। तो 42.69 अप्रोक्सीमेट हम कहेंगे 43। भाई उसने लगभग वैल्यू मानी है ना, तो 42.69 किसके लगभग आएगा 43 के। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, ये यूपीएसआई में अभी पूछा गया सवाल है, परसों यानी कि सैटरडे वाले दिन पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। कह रहा है क्यू एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 48 किलोमीटर पर आवर और दूसरे आधे भाग को 54 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए पूरी यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। एवरेज स्पीड 2ab/a+b काम करेगा यहां पर। आप याद करो, जब आप औसत चाल पढ़ते हो तो 2ab/a+b कौन से केस में लगता है, याद करो 2ab/a+b एवरेज स्पीड बराबर होती है कुल दूरी। एवरेज स्पीड का मतलब यही तो होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। और एक स्पेशल केस बनता है जहां पर एक व्यक्ति इधर से गया ए की रफ्तार से, वापस आया बी की रफ्तार से, तो 2ab/a+b एक और केस है। एक और केस है जहां पर 2ab/a+b लगता है, याद करो क्लास में सिखाया जाता है आपको कि आधी दूरी ए की रफ्तार से गया और बची हुई दूरी बी की रफ्तार से गया। जितनी दूरी ए की रफ्तार से गया उतनी ही दूरी बी की रफ्तार से गया, तो इस केस में भी 2ab/a+b लगता है। क्या ये पढ़ा है आपने? और यही सेकंड केस यहां पर दिया गया है, पहले वाला नहीं, वो सेकंड वाला केस। उसने बोला कि भैया आधा भाग इस रफ्तार से और दूसरा आधा भाग 54 की रफ्तार से, सेकंड वाला केस बन गया ना, तो यहां 2ab/a+b बड़े प्यार से लगेगा। तो आप कहेंगे 2ab यानी कि 2 गुणा 48 गुणा 54, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां काम आ जाए पता नहीं भैया। बराबर कुल दूरी तो हमें चाहिए, सपोज दूरी को दूरी ही लिखे रहने दो, और कुल समय कितना लगा है पूरी यात्रा का 51 घंटे, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 48 गुणा 54, ऐसे ही रहने दो। 48 और 54 कितना होता है 102, बराबर दूरी बटे 51। ठीक है, 51 दूनी 102। ठीक है, 2ab/a+b 5 4 9 8 4 12। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 से 2 गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी बन रहा है ये मल्टीप्लाई कर लो, दूरी मिल जाएगी आपको। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणा 54, 48 चौके कितना होता है 192, हासिल का 19, 48 पंजे 240, 240 और 19 259, 2592 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया सभी का। चले आगे, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे 16 तारीख वाले में, संडे वाले दिन आई थिंक 16 या 15 में हुआ था, कब हुआ था ये, नहीं 15 में हुआ था ना, हाँ 15 तारीख वाले में हुआ था। सॉरी ये डेट में कंफ्यूजन है, संडे वाले दिन मतलब जो लास्ट वाला दिन हुआ था। अरे सॉरी 2021 का है ये, तो गलती हो जाती है। अभी मुझे अभी अभी के लेटेस्ट के 2 पता है, ये 2021 का है।
63 माइनस 22 माइनस ये दिया हुआ है, करो इसे। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करो, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है ये? तो 15/5 कितना होता है? 3। 15/5 3 होता है, 15/5। और 9 में से 3 गया 6, यानी कि इस ब्रैकेट से हमें मिल गया 6। अब थोड़े से बाहर वाले ब्रैकेट पे निकलो, तो 24/3 माइनस 6/6। भाई 6/6 क्या होता है? 1। क्या सही किया मैंने? बोलिए भाई। ये आ गया 15/5 3, 9 में से 3 गया 6, और 6/6 कितना होता है? 1। तो 24/3 माइनस 1, तो 24/3 कितना होता है? 3 या 24, और 8 में से 1 गया, कितना आ गया? 7। तो यहां से मिला 7। अब पूरा ले लो, 63 माइनस 22 माइनस 7, तो 63 माइनस, और 22 में से 7 गया 15, कितना आएगा? 48। कितना आ गया? 48। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सभी का आ गया 48। यदि 70, 75 और 80 छात्र कक्षा के हैं, एवरेज दिया हुआ है 70, 75, 80, तो सभी का एवरेज बता दो लगभग क्या होगा? अप्रोक्सीमेट पूछा है, अप्रोक्सीमेट। संख्या का रेशियो ले लो पहले तो। भाई 70 एक क्लास में है, दूसरी में 75, तीसरी में 80, 14 बार जाएगा 5 से, 5 से 15 और 5 से 16। ये तो नंबर का रेशियो ले लिया। अब एवरेज इनका एज इट इज लिख दो, इसका 70, इसका 75, इसका 80। अब आप क्या करो? योग निकालो। जब भी हमें संख्या और एवरेज दिया होगा, योग निकालेंगे। 14 सत्ते 98, 980, 15/5 75, 7 15 सत्ते 105, और 7 112, और 16 अट्ठे 128, 1280। कुल योग जोड़ लीजिए, कितना होगा? 5, 8 और 2 10, 10 और 8 18, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 1 13, हासिल का 1, 1 2 और 1 3, 3385 आ गया बच्चा टोटल सम। टोटल योग कितना आ गया? 3385। और हमें चाहिए कुल एवरेज, तो वो होता है योग बटे संख्या। संख्या तीनों को जोड़ लो, 16 15 31, 31 और 14 कितना होता है? 45। ठीक है, अब इसे डिवाइड करके देख लो, जितना भी ये बनता है भैया। 5 से जाएगा, 5 नाम 45, 5 छंग 30, 3, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 सत्तू 63, 4, 9 पंजे 45, 75.22। कहीं ऑप्शन में है क्या? लगभग 75.22 आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। 75.22 के आसपास आपका जवाब है। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, उसका खर्चा भी 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ। देखो सुनो बच्चे, मैंने YouTube पर आप सर्च करोगे रामबाण सीरीज मैथ्स, रामबाण सीरीज मैथ्स, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, 25 क्लास है। हालांकि मैंने वो जीडी के लिए कराई है, लेकिन वो 25 क्लास नहीं, 25 ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपके पास फ्री टाइम हो तो यूट्यूब पर सर्च करके रामबाण सीरीज, और मेरे कहने से उन 25 क्लास का तो रिवीजन कर ही लेना। रोज 1 क्लास या 2 क्लास कर लो। हो सकता है कुछ टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ हो उनमें से, उन्हें छोड़ देना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो 25 टॉपिक मैंने स्पेशल ढूंढे ही ऐसे हैं जो बच्चों के कमजोर होते हैं और एग्जाम में बहुत आते हैं। तो जिन लोगों ने उनको कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो ये कोई, क्योंकि ये टाइप भी मैंने वहां कराया है। तो सबसे पहले उसने आय का 80% खर्चा किया, तो आप क्या करो? इनकम यानी कि आय, खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, और बचत यानी कि सेविंग। तो आय, खर्च और बचत का अनुपात लिखो। सवाल कहता है आय का 80% खर्च किया। मान के चलो आय अगर उसकी 100 रुपए थी, तो 80 रुपया उसने खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 20 रुपया।
रेशियो ले लो 20 एकम 20, 20 चौको 80, 20 पंजू 100, ये रेशियो आपको लेना है। उसके बाद उसने बोला उसकी आय 15% बढ़ गई, इंक्रीज हुई है, तो प्लस का साइन रखना है, यहां 15% लिख लो। कह रहा है उसका खर्चा भी 5% बढ़ गया, बढ़ा है तो प्लस में ही रखना है 5%, और कोई जीरो जीरो नहीं लगाना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75%, 5 चौकू 20%। आप ऐसे सोचो कि 75 रुपए किसी व्यक्ति ने कमाए और 20 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 75 माइनस 20, क्या यही बचाया होगा? खर्चा अगर 20 रुपया है, कमाई 75 है, तो 75 माइनस 20, तो बचाया होगा 55%। आपका आंसर एक कदम दूर है, बस कितना कदम? ये 55 को डिवाइड करना है जो इसका फ्रैक्शन है, तो आपका जवाब सीधा आपके पास 55% आ जाएगा। अगर कहीं पर कमी होती है तो वहां माइनस का साइन रखते हैं परसेंटेज के साथ। ठीक है, ये सब मैंने वहां, किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वहां रामायण सीरीज में जाकर देख लेना बच्चा, ये क्लास मैंने वहां पर कराई है। चलिए आज का लास्ट, एक नल एक टब को क्रम से 2 नल 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है, तीनों को साथ खोल दें तो कितने समय में भरेगा? आज का बोनस क्वेश्चन है, सिंपल है, ए बी और सी। तीसरा वाला खाली करने वाला है, ये 10 मिनट में भर सकता है, ये 15 में, और ये 12 में खाली कर सकता है। एलसीएम आ गया 60, 10 छिक्के 60, 15 चौको 60 और 12 पंजू 60। क्योंकि ये खाली करने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी को माइनस में रखेंगे, इसमें माइनस में। अगर मैं तीनों को खोल दूं तो ओवरऑल क्षमता क्या होगी? 6 और 4 10, 10 में से 5 गया 5, डिवाइड करेंगे, आपका जवाब आएगा 12। भाई तीनों को अगर मैं साथ में खोल दूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप कहेंगे 6 प्लस 4 माइनस 5, ओवरऑल क्षमता कितनी हो गई? 5, उसी को मैंने यहां पे रखा है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है, और क्या स्कोर रहा आज का वो भी। बाकी कल एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।